क्या बात चल रही है? बता दो, सबको पता चल जाएगा। हम भी बातों का थोड़ा सा रस ले लेंगे। हाँ, एकदम अकेले अकेले रस नहीं है, चल तो रहा है। हो ना हो, निंदा रस जरूर होगा, इतना रस उसी में आता है। चलो देखो, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज वाक्य शुद्धिकरण का अगला पॉइंट। कल की क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक किया था? वचन संबंधी सावधानी तक किया था। उसके आगे हम करते हैं लिंग संबंधित सावधानी। कारक कारक चल रहा था ना, वचन हो गया था कारक संबंधित। तुम्हारी किताबें आज भी नहीं आई? पता चला कहाँ गया सूरज? कॉल नहीं किया? सही है, तो फिर तुमने कल भी जाके क्लास नहीं ली होगी। गजब मेरे छात्र हैं भाई। चलो देखो, कारक संबंधित सावधानी तो रफ कॉपी में लिख लो भाई, बाद में उसमें कर लेना। जब रफ कॉपी लेके उसमें अभ्यास कर लो। पॉइंट नंबर 20, पॉइंट नंबर 20 क्या कह रहा है? वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा के कारक चिन्ह संज्ञा से क्रिया का संबंध के अनुसार होने चाहिए। क्या कह रहा है? वाक्य प्रयोग करेंगे और समझेंगे इसको, ठीक है। जैसे मान लो वाक्य लिखेंगे हम, वाक्य हमने लिखा बच्चा खिलौने को रो रहा है, ठीक है। दूसरा वाक्य लिखेंगे विजय ईश्वर से श्रद्धा रखता है। दो वाक्य लिखेंगे हम, बच्चा खिलौने को रो रहा है, विजय ईश्वर से श्रद्धा रखता है। हमारा पॉइंट कह रहा है कि हमें वाक्य में जो वाक्य में हमारा कारक आया है और कारक का जो कारक चिन्ह है हमें उसके अकॉर्डिंग ही उसे लगाना होगा। क्या हुआ, चलाना है? तो हम यहाँ पे पहले देखते हैं कि वाक्य में जो हमारा पहला वाक्य है कि बच्चा खिलौने को रो रहा है, उसका रोने का कारण क्या है? तो रोने का कारण यहाँ कुछ नहीं है। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो वो रो रहा है वो खिलौने के लिए रो रहा है, यानी उसे क्या चाहिए? उसे खिलौना लेना है। तो रोने का कारण खिलौना नहीं है, ये एक तरह का उद्देश्य है कि उसे चाहिए क्या? उसे खिलौना चाहिए। तो ये एक उद्देश्य को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा को कारक चिन्ह आया है, हम इसके स्थान पर अगर हम के लिए यहाँ पर लगा के देखें तो हमारा वाक्य ज़्यादा सही रहेगा। तो हम वाक्य को देखेंगे कि बच्चा खिलौने के लिए रो रहा है, तो यानी उसके रोने का उद्देश्य है वो कि उसे खिलौना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाक्य हमारा क्या हो जाएगा? यानी ये को जो है यहाँ पे गलत प्रयोग हुआ है, इसके स्थान पर हमें क्या लगाना चाहिए? के लिए। तो हम कारक चिन्ह का सही प्रयोग करेंगे। दूसरा है विजय ईश्वर से श्रद्धा रखता है। तो देखो, जो श्रद्धा है वो से नहीं रखी जाती, यानी से कारक चिन्ह नहीं आएगा। ईश्वर में यानी क्या है? एक तरह से आस्था का बोध करा रहा है और वो आश्रय को दिखा रहा है, ठीक है। एक होता है स्थान, एक होता है काल, और उसके बाद तीसरा पॉइंट होता है हमारा आश्रय का। तो यानी जो श्रद्धा है उस श्रद्धा का आश्रय किसमें है? ईश्वर में है। तो इसीलिए हमें ईश्वर के साथ से नहीं, यहाँ पर में कारक चिन्ह का प्रयोग करना है। तो हमें वाक्यों को इस तरह से ध्यान रखना है। जैसे हम वाक्य बोलते हैं कि वह टेलीफोन पर बात कर रहा है, तो टेलीफोन पर बात कर रहा है नहीं, टेलीफोन के द्वारा बात कर रहा है, ये हमें उस वाक्य को बोलना चाहिए। यही हमारा शुद्ध होगा, ठीक है। चलो, पॉइंट समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा पॉइंट नंबर 21। पॉइंट नंबर 21 कह रहा है कि वाक्य में संबंध कारक चिन्ह का, की, के उसी लिंग वचन में होते हैं जिस लिंग वचन में उसका संबंधी होता है। तो इस पॉइंट को समझने के लिए वाक्य प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको समझेंगे। लिखो, जैसे हमने कहा मीरा का भाई, मीरा का भाई बाजार गया है, बाजार गया है। दूसरा वाक्य, सोनू की पुस्तक, सोनू की पुस्तक खो गई। तीसरा वाक्य, नदी के किनारे
लोग बैठे थे। लिख लो वाक्य। पहला वाक्य हमने लिखा, मीरा का भाई बाजार गया है। दूसरा, सोनू की पुस्तक खो गई। तीसरा, नदी के किनारे लोग बैठे थे। अब देखो जो पॉइंट है हमारा वो क्या कह रहा है, हम उसको समझेंगे। पॉइंट कह रहा है कि वाक्य में जो हमारा संबंध कारक चिन्ह है, संबंध कारक चिन्ह कौन सा, का, की, के, उस लिंग वचन के अनुसार होते हैं जिस लिंग वचन में उसका संबंधी होता है। तो आपको ध्यान है कि एक होता है संबंध कारक और एक होता है संबंधी। तो संबंध और संबंधी में क्या अंतर है, तो ध्यान दीजिएगा। जो हम ये का, की, के, हमको इनके चिन्ह के बारे में तो पता है, का, की और के, ये तो हमारे कारक चिन्ह है, संबंध कारक चिन्ह। इनसे पहले वाला जो शब्द होगा ये संबंध कारक होता है, ठीक है, ये संबंध कारक हो गया। अब इसके बाद वाला जो शब्द है, भाई, पुस्तक और किनारे, इन्हें कहते हैं हम संबंधी, ठीक है। तो इसने कहा है कि संबंधी का जो लिंग वचन होता है उसी के अकॉर्डिंग ये कारक चिन्ह होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो भाई है एक वचन पुल्लिंग है, तो यहाँ पे कारक चिन्ह हमारा का प्रयोग हुआ है, एक वचन पुल्लिंग। यहाँ पे पुस्तक जो है वो स्त्रीलिंग है, तो इसीलिए यहाँ पर की प्रयोग हुआ है। और किनारे ये बहुवचन पुल्लिंग है, तो यहाँ पर के का प्रयोग हुआ है। बात समझ में आ गई। तो हमने यहाँ पर ये बात जानी कि अगर किसी वाक्य में हम देखेंगे तो का, की, के में से कौन सा आएगा यह सुनिश्चित उसका संबंधी करेगा। और संबंधी कौन होता है, इनके बाद वाला, और संबंध कारक कौन होता है, इनसे पहले वाला। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो अगला पॉइंट लेते हैं हम। अगला पॉइंट आता है हमारा क्रिया संबंधित सावधानी। क्रिया संबंधी सावधानी पॉइंट नंबर 22 कह रहा है हमारा कि कुछ शब्दों के साथ सही क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके साथ हमें क्रिया का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर से दिया हुआ है, स्पष्टीकरण अगर शब्द आया है तो इसके साथ देना क्रिया का ही प्रयोग किया जाएगा। अगर प्रश्न आया है तो इसके साथ प्रश्न करना होगा, प्रश्न पूछना नहीं होगा। ठीक है, पत्र शब्द आया है तो इसके साथ भेजना क्रिया का प्रयोग होगा। श्रद्धा शब्द आया है तो इसके साथ रखना क्रिया का प्रयोग होगा। शंका और समस्या का समाधान होगा, ठीक है, समाधान करना ये आएगा। प्रश्न का हल या उत्तर देना होगा। और चित्र, ये चित्रा नहीं है, इसे चित्र करो, चित्र का अंकन कराना, ठीक है, चित्र बनाया नहीं जाएगा, चित्र अंकित किया जाएगा। और कविता के साथ कविता की रचना की जाती है, यानी कविता के साथ रचना शब्द का प्रयोग किया जाएगा, रचना करना, बनाना नहीं। और उसी तरह से भवन के साथ रचना करना नहीं, निर्माण करना आएगा। तो हमें कुछ शब्दों के साथ यहाँ पे देखना है। तो यहाँ जो मैंने क्रियाएं आपकी ली हैं ये वे क्रियाएं हैं जो आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा रिपीट होती हैं। ठीक है, तो हम इन्हीं चीजों को देखेंगे तो आपको परीक्षा में यहीं से प्रश्न मिल जाता है। हम कई बार इसमें गड़बड़ कर देते हैं। तो चलो देखेंगे, वाक्य प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर। जैसे मान लो वाक्य लिखा है, आपको इस बात का, आपको इस बात का स्पष्टीकरण करना होगा। वाक्य दूसरा, मोहन ने एक कविता बनाई। देखो यहाँ पे हमने दो वाक्य लिखे हैं। पहला वाक्य कह रहा है आपको इस बात का स्पष्टीकरण करना होगा। दूसरा वाक्य कह रहा है मोहन ने एक कविता बनाई। तो हमें ये पता है कि जो हमारा शब्द यहाँ पे आ रहा है आपको इस बात का स्पष्टीकरण करना होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि स्पष्टीकरण शब्द के साथ जो क्रिया का प्रयोग होगा वो देना क्रिया का प्रयोग होगा। तो जब भी कभी इस बात को, अब ये स्पष्टीकरण शब्द को अपने दिमाग में ऐसे बिठा लीजिए कि अगर किसी वाक्य में आपको स्पष्टीकरण शब्द दिख जाए ना तो आगे पीछे आपको कुछ और देखना ही नहीं है। फोकस करिए कि वहां पे करना लिखा हुआ है कि देना लिखा हुआ है। अगर देना है तो ठीक है, फिर तो सही है। अगर देना नहीं है तो फिर उसमें कोई और अशुद्धि नहीं होगी, वही होगी। ठीक है, तो करना को हम काट देंगे और यहाँ पे क्या कहेंगे, देना होगा। ठीक है, चलो अब दूसरा वाक्य दिया है, मोहन ने एक कविता बनाई। अब यहाँ पे हमें पता है कि कविता शब्द आ गया, तो यहाँ पे हम जो क्रिया लगा रहे हैं वो बनाई नहीं, रची। ठीक है, मोहन ने एक कविता रची। तो कविता की रचना होती है, ये हम यहाँ पर ध्यान रखते हैं। ठीक है, करेक्ट कर लीजिए। हो गया, चलो आगे बढ़ेंगे।
अगला पॉइंट आता है हमारा अव्यय या अविकारी संबंधित सावधानी। जो हमारे कुछ शब्द होते हैं अव्यय शब्द, इनमें हम क्या सावधानी रखते हैं। कह रहा है निषेधवाचक अविकारी शब्द कौन सा, नहीं, न या मत आदि प्राय क्रिया के पहले आते हैं, मतलब हम इनको क्रिया के पहले रखते हैं। जैसे उदाहरण देखो, मान लो वाक्य प्रयोग करेंगे, जैसे मैं नहीं घर जाऊंगा, मैं नहीं घर जाऊंगा। अगर ऐसे हमने लिख दिया तो इस वाक्य का कोई सेंस ही नहीं निकलेगा, क्योंकि हमको पता है कि हमें नहीं शब्द का प्रयोग कहाँ पे करना है, क्रिया से पहले करना है। क्योंकि ये बात ये भी नहीं है कि क्रिया से पहले करना है, ये हम नहीं का प्रयोग उस शब्द से पहले करते हैं जिसका हम निषेध कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे घर का निषेध नहीं कर रहे, हम जाने का निषेध कर रहे हैं, तो यानी हम क्रिया का निषेध कर रहे हैं। इसलिए जो हमने यहाँ पे लिखा है ये हमारा क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो हम इस तरह से नहीं प्रयोग करेंगे। मैं घर, घर को हम पहले लिखेंगे और नहीं का प्रयोग हम क्रिया से पहले करेंगे, क्योंकि हम क्रिया का ही निषेध कर रहे हैं, तो ये इससे पहले आएगा। तो हम इस तरह से इस वाक्य को शुद्ध करेंगे। ठीक है, अब इसके स्थान पर मान लो आप कोई भी वाक्य लिखो, इसके नीचे एक वाक्य और लिख लो। लिखो, जब तक मैं नहीं आऊं, जब तक मैं नहीं आऊं, जब तक मैं नहीं आऊं, कॉमा लगाओ, तब तक तुम मत जाना, तब तक तुम मत जाना। जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम मत जाना। अब देखो इस वाक्य में 2 बार निषेध आया है, दोनों बार ही हमारा क्रिया से ठीक पहले है, तो रेखांकित कर लो उसे कि नहीं आऊं, ठीक है, तो क्रिया से पहले नहीं दिया हुआ है, और फिर मत जाना वो हमारा क्रिया से पहले निषेध दिया हुआ है। ठीक है, मत भी हमारा क्या है, निषेध वाला है। बात समझ में आ गई। ठीक है, नहीं के ऊपर बिंदी लगाया करो, ये इस बिंदी का हमेशा ध्यान रखो, नहीं के साथ ये बिंदी लगती है, ये इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना है। आगे देखो, अगला वाक्य है हमारा पॉइंट नंबर 24 कि किसी भी किसी वाक्य में भी, ही, भर, तो, एक तरह से ये जो शब्द हैं हमने इनको अगर देखें तो हमने निपात में पढ़ा है इन्हें। ठीक है, तो ये निपात शब्द हमारे आ जाते हैं, तो इनको अपने दिमाग में रखना, ऐसे लिख लो। तो किसी भी वाक्य में निपात शब्द उन्हीं शब्दों के बाद आते हैं जिन पर हमें बल देना होता है, तो यानी हम जिन पर बल देते हैं उनके बाद ही इनको रखते हैं। अगर हम इनको आगे पीछे कर देंगे तो बल भी हमारा बदल जाता है। वैसे भी हम जानते हैं कि निपात शब्द हम जब भी जिस भी शब्द के आगे पीछे कर देते हैं, तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि निपात शब्द में भी, ही, भर, तो ये वे शब्द हैं जो जिस शब्द पर हमें बल देना है हम उसके बाद लिखते हैं इनको। जैसे वाक्य प्रयोग करेंगे, मैं भी बाजार जाऊंगा। ठीक है, अब इसी वाक्य को हम इसका बल बदलते हैं, मैं बाजार भी जाऊंगा। तो हमें ये पता चल गया कि जो ये भी वाला हमारा निपात शब्द है, अगर हमें जिस शब्द के ऊपर बल डालना है हम उस शब्द के ही बाद इसको लिखेंगे। यहाँ पे हमें बाजार पे बल डालना था तो हमने बाजार के बाद लिखा, यहाँ मैं के ऊपर बल डालना था तो मैं के बाद लिखा, तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये हमारे वे शब्द हैं। अब मान लो भी की जगह अगर हम ही लिखें तो मैं ही बाजार जाऊंगा या मैं बाजार ही जाऊंगा, तो दोनों इसमें भी ये भी हमारा उसी तरीके का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा शब्द अगला पॉइंट दिया है किसी वाक्य में केवल, इसके साथ एक शब्द और लिख लो, सिर्फ। ठीक है, केवल और सिर्फ उन शब्दों के पहले आता है जिन पर बल देना होता है। तो ये निपात शब्द वो है जो शब्द के पहले आकर बल लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, जैसे देखो, मैं केवल आम खाऊंगा। ठीक है, वहीं अगर हम इस केवल को बदल दें, केवल मैं आम खाऊंगा, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब हम केवल शब्द आम से पहले लगाते हैं तो जो ये फोकस है वो किस पर आता है, आम पर आता है, कि मैं केवल आम खाऊंगा, मतलब आम खाना है, आम के अलावा कुछ और नहीं खाना। और जब हमने केवल को मैं से पहले लगाया तो फोकस मैं पर आ गया कि केवल मैं ही हूं जो आम खाऊंगा, कोई और नहीं खाएगा। तो पॉइंट समझ में आ गया।
चलो मिटा दूं इसको, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा पॉइंट, शब्दों का प्रयोग उनकी प्रकृति के अनुसार। मतलब हमें शब्दों का प्रयोग उनकी प्रकृति के अनुसार करना है। किस तरह से, जैसे देखेंगे पॉइंट नंबर 26 कह रहा है, प्रश्नवाचक शब्द उसी के पहले होना चाहिए जिस विषय के लिए प्रश्न किया गया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द हमें प्राय उन्हीं शब्दों से पहले मिलता है जिनके बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं। जैसे मान लो हमने वाक्य लिखा कि तुम्हारे घर तुम्हारे घर कौन व्यक्ति आया था, तुम्हारे घर कौन व्यक्ति आया था। तो यहाँ पे हम प्रश्न कर रहे हैं, तो हम जानना चाहते हैं किसके बारे में, घर के बारे में ना, व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं। तो घर के बारे में नहीं जानना चाह रहे, अच्छा, तो हम व्यक्ति के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो इसी से पहले हमने प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, चलो पॉइंट ये कह रहा है लिख लिया ये। अब देखो पॉइंट नंबर 27, पॉइंट नंबर 27 हमें क्या कहता है कि यदि पूरा वाक्य प्रश्नवाचक हो तो ऐसे शब्दों को वाक्यों के आरंभ में रखना होता है। मान लो हमारा कोई वाक्य ऐसा आ गया जो पूरा का पूरा प्रश्नवाचक है, तो उससे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द होता है उसे हम शुरुआत में लगते हैं। और ये कैसे शब्द होते हैं, या कहें ये इस तरह के वाक्य होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं। जैसे मान लो हमने कहा क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो ये पूरा का पूरा वाक्य ही हमारा, यहाँ तुम पढ़ रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा का पूरा प्रश्नवाचक है। तो इसीलिए हमने क्या का प्रयोग इससे पहले किया है, या हम कहते हैं इसे क्या तुम बाजार जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या शब्द का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में कर रहे हैं। ऑनलाइन में एक छात्र कह रहे हैं कि मैम पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे हम बताएंगे अभी। ठीक है, वैसे मैं बता ही रही हूँ, कल भी बताया है मैंने, ऐसा तो नहीं है बस मैं आज ही नहीं बोली हूँ, इसका मतलब आपने कल की क्लास नहीं देखी है ना, तो अभी देख लो। अब ये लग रहा होगा, अब ये तो हम पॉइंट सीख रहे हैं ना यहाँ पे कि किस किस पे हमें कैसे कैसे ध्यान देखना है। हम वाक्य को अशुद्ध बना रहे हैं, अशुद्ध बना के उसको शुद्ध कर रहे हैं। यही तरीका है हमारा कि हम वाक्य को कैसे पहचानेंगे शुद्ध और अशुद्ध में। ठीक है, चलो पॉइंट लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है कि प्रश्न शब्द के साथ करना क्रिया का प्रयोग होना चाहिए, पूछना क्रिया का नहीं। देखो इसने जो कहा है इसे समझ लो, ये बहुत ज्यादा प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है। अगर हम ना ऐसे प्रश्न कर देते हैं, मान लो एक वाक्य लिखा हुआ है कि शिक्षक ने छात्रों से प्रश्न पूछा। अब ये वाक्य आ गया, शिक्षक ने छात्रों से प्रश्न पूछा। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि यह वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध, तो ये क्या हो जाएगा, वाक्य हमारा अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध क्यों हो गया ये, तो इसलिए हो गया क्योंकि प्रश्न पूछा नहीं जाता। प्रश्न का अर्थ, यानी इस प्रश्न का अर्थ भी क्या होता है, पूछना। इस प्रश्न का मतलब भी होता है पूछना। अब हम कह रहे हैं कि मतलब इसका अर्थ देखिए, तो इसका अर्थ निकल रहा है शिक्षक ने छात्रों से पूछना पूछा, ये तो एक गलत ही हो गया। तो यानी प्रश्न के साथ कभी भी हम पूछा क्रिया का प्रयोग नहीं करते, करना क्रिया का प्रयोग करते हैं। और हम बोलचाल में बहुत अशुद्ध बोलते हैं, कहते हैं जैसे हम बोलते हैं ना कि एक प्रश्न पूछे, तो ये ही गलत है। क्या होना चाहिए, एक प्रश्न करूं। ठीक है, तो यानी हम पूछा पूछा करते रहते हैं, इसीलिए ये आता है। फिर सोचते हैं कि यही होगा, प्रश्न तो पूछा ही जाएगा, तो प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। पूछा का मतलब भी पूछा होता है, प्रश्न का मतलब भी पूछना ही होता है। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ से हमें पॉइंट समझ में आता है कि एक भाव के लिए हमारे दो शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, हमें ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा एक भाव के लिए दो शब्द आ गए, इसलिए ये गलत हो गया। इसलिए हमें यहाँ बताया जा रहा है कि पूछना क्रिया की या तो ऐसे हो कि शिक्षक ने छात्रों से पूछा, ठीक है, सिर्फ इतना हो जाए। और अगर हम प्रश्न शब्द लगा रहे हैं तो फिर हमें करना क्रिया का प्रयोग करना पड़ता है। हाँ जी, हाँ, क्योंकि बीता हुआ है ना, यहाँ पे आ गया। हाँ, तो करना क्रिया का आ जाएगा, शिक्षक ने छात्रों से प्रश्न किया। ठीक है, ये आ जाएगा। ये पहले आ गया था, मतलब पीछे सारा इकट्ठा आ गया था, वहां पे मैंने आपको उदाहरण इसलिए ही नहीं दिया था इसका कि ये आगे भी दिया हुआ है, स्पेशल उसी क्षेत्र में दिया हुआ है ना करने के लिए। चलो पॉइंट समझ में आ गया। अब इसके बाद देखेंगे हम आगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि वाक्य में सार्थक पदों का प्रयोग होना चाहिए।
अब इस पॉइंट को हम एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हमने वाक्यों का अंग पढ़ा था। तो वाक्यों के अंग में सार्थकता जो हम पढ़ रहे थे, उसी पॉइंट को यहाँ पे दिखाया गया है कि वाक्य में सार्थक पदों का प्रयोग होना चाहिए। तो हमने वहां पे जैसे वाक्य लिखा था ना कि वे यहाँ बेफालतू बैठे हैं, वे यहाँ बेफालतू बैठे हैं, ठीक है। तो इस वाक्य में हमारा जो गलत है पॉइंट वो क्या है, बेफालतू। इसकी जगह क्या होना चाहिए, सार्थक पद फालतू, ठीक है। इस तरह से हमें शब्दों का ध्यान रखना होगा। हाँ हाँ, और हम बोल क्या रहे हैं, वे यहाँ बेफालतू बैठे मतलब वे व्यर्थ बैठे हैं। हम जो कहना चाहते हैं, वाक्य का जो अर्थ है, वाक्य का अर्थ ये है, मतलब जो वाक्य कहना चाहता है, वाक्य कहना चाहता है कि वे यहाँ बेकार बैठे हैं, लेकिन हमने लिखा क्या कि वे यहाँ बेफालतू बैठे हैं। तब बेफालतू का अर्थ क्या आता है, जो बेकार नहीं है। तो हम कहना चाहते हैं कि वो बेकार बैठे हैं, लेकिन हम लिख क्या रहे हैं कि वो काम से बैठे हैं। तो हम जो भाव प्रकट करना चाहते हैं वो भाव हमारी लेखनी में नहीं है, तो यही तो निरर्थक पद हो गया। तो हमें जो उसमें भाव रखना है, यानी हम कहना चाह रहे हैं कि वो बेकार बैठे हैं यहाँ पर, तो बेकार के लिए हमें फालतू शब्द का प्रयोग करना होगा, ना कि बेफालतू, क्योंकि बेफालतू का मतलब है जो फालतू नहीं है, ठीक है, यानी काम से हैं। तो फिर हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं, या तो हम कहें कि वे यहाँ काम से बैठे हैं, लेकिन हम ऐसा बोल नहीं रहे। हमारे कहने का जो उद्देश्य है वो ये है कि वे यहाँ बेकार बैठे हैं। तो ये बेफालतू वाला शब्द हम बहुत क्यों बेफालतू बोल रहे हो, क्यों ऐसे बोलते रहते हैं पूरे दिन भर। अब जिसको ये मतलब समझ में आ जाएगा तो पलट के कहेगा अरे हाँ मैं बेफालतू नहीं बोल रहा भाई, तो मैं काम से ही बोल रहा हूँ। अब वहां पे जिसको नहीं पता होगा तो बहस करने लगेगा, भाई अब बोलना क्या चाहिए, अरे क्यों इतना फालतू बोल रहे हो, है ना, ऐसे। लेकिन हम बोलते हैं कि बेफालतू बोल रहे हैं, वो बेफालतू की ये काम करते रहते हैं। अरे बेफालतू के आप कह रहे हो कुछ और, देखो होता क्या है, हम गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो भाव है, सामने वाले ने अगर वो भाव समझ लिया तो वो हमारी गलती पर कोई पॉइंट नहीं करता। हमने जिस भाव से उसको कहा है उसी भाव से उसने समझ लिया, आगे बात बढ़ गई। लेकिन मान लो कि कोई अगर विदेशी आदमी है, नया नया सीख के आया, उसको तो पता है बेफालतू का मतलब काम से होता है, वो तो उसी आधार पर लेके आ रहा है, और हम उससे ऐसे आम बोलचाल में बोल रहे हैं अपना, तो ये अशुद्ध हो जाएगा ना। तो इसलिए व्याकरण के दृष्टिकोण से ये क्या है, अशुद्ध है, ठीक है। नहीं नहीं, बात अर्थ की नहीं है, बात यह है कि तुम उस वाक्य से कहलवाना क्या चाहते हो। अगर तुम इस वाक्य से यही कहलवाना चाहते हो कि वे यहाँ पर काम से बैठे हैं, तो आप यहाँ पे बेफालतू शब्द का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन आपका जो उद्देश्य है वो उनको काम से दिखाना नहीं है, आपका उद्देश्य तो उनको बेकार दिखाना है, और बेकार दिखाना उद्देश्य है, और शब्द प्रयोग कर रहे हैं आप गलत, ठीक है। जैसे आप किसी से ऐसे बोलते हो ना, अरे क्यों बेफालतू बकवास कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि बेकार में क्यों बात कर रहे हो। लेकिन बेफालतू कह के तो वो कहेगा हाँ मैं बेफालतू ही बकवास करता हूँ, मैं फालतू में थोड़ी ना बकवास करता हूँ, तो वो ऐसे बोलने लग जाएगा, आप कहोगे कह क्या रहा है ये बंदा, तो वो अर्थ ले रहा है, ठीक है। तो यही यहाँ पे ध्यान रखना है, सार्थक पदों का प्रयोग होना चाहिए। पॉइंट नंबर 30 कहता है वाक्य में एक भाव के लिए एक ही शब्द होना चाहिए, लेकिन कई बार हम बहुत सारे ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं एक भाव के लिए एक से अधिक शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। जैसे वह वापस, वह घर वापस लौट आया। आप इस वाक्य का प्रयोग करते होंगे, वह घर वापस लौट आया। अब यहाँ पर जो हमारे पास शब्द है वापस और लौट, इन दोनों का एक ही अर्थ है, ठीक है। वापस का मतलब भी होता है लौट आना, और लौट आने का मतलब भी हो गया लौट आना। तो यहाँ पे हमने एक भाव के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया है, जो कि निरर्थक है, जो कि नहीं करना चाहिए। तो हमें किसी एक का प्रयोग करना चाहिए कि वह घर लौट आया या वह घर वापस आया, ठीक है। तो हम किसी एक शब्द का प्रयोग करेंगे, दोनों शब्दों का प्रयोग एक साथ नहीं करेंगे। और ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पॉइंट नंबर 31 कहता है कि संपादक, ग्रंथकार, किसी सभा का प्रतिनिधि और बड़े अधिकारी अपने लिए हम का प्रयोग करते हैं, ना कि मैं का।
अब देखो ये जो वाक्य दिया है, ये वाक्य आपको ये समझाने के लिए कहा है कि जब कोई या तो संपादक हो या कोई ग्रंथकार हो या सभा का प्रतिनिधि हो या कोई बड़ा अधिकारी हो, तो वह जब स्वयं के लिए जिस शब्द का प्रयोग करता है तो वो शब्द होता है हम, ना कि मैं का। पर अब इस पॉइंट को समझने से पहले आपको ये भी तो जानना होगा कि जब कोई व्यक्ति अपने लिए स्वयं के लिए जिस शब्द का प्रयोग करता है तो वो होता है मैं, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी हिंदी में मतलब हमारी बोलचाल में क्षेत्र के हिसाब से हम बात करते हैं। अगर हम हरियाणा की तरफ जाएं या खड़ी बोली की तरफ जाएं तो यहाँ के लोग स्वयं के लिए मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर हम इधर इलाहाबाद या बिहार की तरफ जाते हैं तो वहाँ के लोग स्वयं के लिए हम का प्रयोग करते हैं। हम ये कह रहे थे हम वहाँ जाएंगे तो हम ये करेंगे। अब ये आप देखेंगे कि हम लोग जो इधर के हैं खड़ी बोली वाले तो कहते हैं कि मैं वहां जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं खाऊंगा, मैंने ये किया, मैंने वो, मैं शब्द करके प्रयोग करते हैं। लेकिन उधर के लोग हम करते हैं। तो कई बार इधर के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये हम की बात कर रहा है, एक तो ये और दूसरा कौन। कई बार हमें देखते हैं क्योंकि हम शब्द में जो होता है क्या होता है, बहुवचन। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हिंदी का वो पॉइंट समझना है कि कोई भी जो व्यक्ति है वह स्वयं के लिए मैं शब्द का प्रयोग करता है। अब यहाँ पे हमने जब प्रयोग किया है हम का, तो हम का प्रयोग हम किस स्थिति में कर रहे हैं? हम का प्रयोग हम कर रहे हैं उस स्थिति में जब बोलने वाला अकेला नहीं होता, वह किसी ग्रुप का या तो लीडर होगा या कम से कम 2 लोग होंगे। जैसे मान लो मैं आप लोगों को जब समझाती हूँ तो उस समय मैं बोलती हूँ कि हम लोग ऐसे बोलते हैं, तो अब यहाँ पे जो हम प्रयोग में कर रही हूँ वो मैं खुद के लिए और आप लोगों के लिए या इधर इलाके के सारे लोगों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तब मैं वहां पे प्रयोग करती हूँ। और आपने देखा होगा जब कोई चीज अगर स्पेशली मैं खुद के लिए करती हूँ तो वहां पे मैं का प्रयोग करती हूँ। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारा वो पॉइंट है कि उससे आगे बढ़ के हमको बता रहा है कि हमारे सामने अगर किसी संपादक की लाइन होगी जिसे संपादक ने संबोधित किया होगा तो उसमें वह स्वयं के लिए मैं नहीं हम का प्रयोग करेगा। ठीक उसी तरह से कोई ग्रंथकार होगा तो वह भी हम का प्रयोग करेगा। उसी तरह से कोई अधिकारी होगा या सभा का प्रतिनिधि होगा तो वह भी हम का ही प्रयोग करेगा। तो हम इसमें ना 3 उदाहरण देखते हैं तीनों के और उसके हिसाब से यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो जैसे कोई संपादक होता है और वो लिख रहा है कोई लेख उसने दिया, तो वो किस तरह की भाषा का प्रयोग करता है? हमने पिछले अंक में इस विषय में जाना था, ठीक है, आगे डॉट 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 करके पूर्ण विराम लगा देना। मतलब वो कोई भी बात हम आगे पूरा कह रहे हैं, वो कह रहा है कि हमने पिछले अंक में इस विषय में जाना था। अब यहाँ पे उसने अंक का मतलब समझते हो, समाचार की प्रतिलिपि जो होती है उसके लिए हम अंक का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमने शब्द का प्रयोग किया है वो एक तरह से जो पाठक है उसके लिए और जो वह स्वयं है उसके लिए और उसकी टीम जो है रिसर्च टीम, उन सबके लिए एक साथ प्रयोग करके वो हमने शब्द का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए किसी पुस्तक का कोई ग्रंथकार है, लेखक है, अगर वो किसी पुस्तक को पढ़ रहा होता है तो वो क्या कैसे लिखता है? जैसे मान लो कि अब हम इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में हैं। अब हम इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में हैं। यहाँ पर देखो जो ग्रंथकार है, ग्रंथकार ऐसा क्यों कह रहा है? ये किस किस को इसमें प्रयोग किया है? कोई लेखक जो होता है तो वो लेखक उस पाठक को यानी जो उसकी पुस्तक को पढ़ने वाला है उसे और स्वयं को लेकर बात करता है, तब ये शब्द हम हो जाता है। ध्यान रखिएगा, आपने बहुत सारी पुस्तकें अगर पढ़ी होंगी कि कुछ पाठक मतलब कुछ लेखक ऐसे होते हैं जो मैंने आपको बताया या ऐसे ही करके कि यहाँ पे आ गया, मतलब उसमें वो हम यानी जो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं करते और एक थर्ड पर्सन के रूप में अपनी किताब को लिखते हैं। तो उस किताब से उतने ज़्यादा जो दर्शक है मतलब पाठक हैं वो नहीं जुड़ पाते, कनेक्ट नहीं हो पाते। जब तक लेखक पाठक को अपने साथ लेकर नहीं चलता है तब तक उसकी किताब जो है वो प्रभावपूर्ण नहीं होती है। तो जो भी लेखक किताब को मतलब पाठक को अपने साथ लेके चलता है तो हमेशा उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष की शैली में ही अपनी किताब को लिखता है। तो वहां आप देखेंगे कि अगर वो बात करेगा तो कई बार अगर वो स्वयं को संबोधित करता है तो तब कहेगा कि मैंने आपको इस विषय में पिछले अध्याय में बताया था, या इस तरीके से जब वो सिंगल करेगा। और जब डबल, जैसे कि अब यहाँ पे हमने दिया कि अब हम इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में हैं, तो अब हम कौन? इस हम के पीछे कौन? पाठक और लेखक दोनों के दोनों, ठीक है। तो दोनों का प्रयोग करते हुए तो ग्रंथकार ने यहाँ पे हम शब्द का प्रयोग किया है। चलो तीसरा पॉइंट आता है अधिकारी का।
जैसे मान लो कि कोई अधिकारी कोई कमिटमेंट कर रहा है किसी चीज का, जैसे मान लो कि हम अपने राज्य की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। बताइए क्या ये अधिकारी ऐसा कह सकता है कि मैं अपने राज्य की सुरक्षा का ध्यान रखूंगा? नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि अगर ये ऐसा वाक्य देता है तो फिर उसकी जो जिम्मेदारी है उसकी खुद की जिम्मेदारी हो जाएगी, उसकी अपनी टीम की जिम्मेदारी नहीं बनेगी। जब वह अपनी पूरी टीम की तरफ से हम शब्द का प्रयोग करता है तो वो पूरी टीम की जिम्मेदारी बनती है, और इसीलिए जो जो लोग ग्रुप में काम करते हैं तो वह सदैव हम शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उनके लिए होता है। बाकी अकेले अकेले व्यक्ति जो होते हैं उन सबके लिए वो स्वयं के लिए मैं का प्रयोग करते हैं। तो वाक्य शुद्धिकरण में इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आपको देखना होगा अगर वाक्य कोई इस तरह का दिया हुआ है और वहां पे अगर मैं का प्रयोग, जैसे मान लो ऐसा वाक्य आ जाए कि अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अपने राज्य की सुरक्षा का ध्यान रखूंगा, तो फिर ये वाक्य क्या हो जाएगा? हमारा अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि वहां पे मैं नहीं हम आएगा। ठीक है, चलो आगे पॉइंट आता है हमारा पॉइंट नंबर 32। पॉइंट नंबर 32 हमारा कहता है आदरणीय व्यक्तियों एवं महापुरुषों के लिए क्रिया का प्रयोग बहुवचन में होता है। हम लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुवचन में मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, फिर से हमको रिमाइंड कराने के लिए आया है। तो देखो यहाँ पे हम वाक्य प्रयोग करेंगे, जैसे मेरा दादाजी बाजार गया है। वाक्य शुद्ध है। अब दादाजी तो एक ही है, लेकिन ये क्या हो गया? अशुद्ध। एक है उससे क्या है, हैं तो बड़े हमारे ना, तो बड़े हैं, आदरणीय हैं, तो इन्हें बहुवचन में रखेंगे। मेरा दादाजी नहीं, मेरे दादाजी बाजार गए हैं। लिख लिया? चलो अगला पॉइंट देखो। अगला पॉइंट कह रहा है हमारा पॉइंट नंबर 33, वाक्य का प्रसंग। प्रसंग का मतलब क्या हो गया? वाक्य में जो हम बात कह रहे हैं, ठीक है, घटना। ठीक है, वाक्य का प्रसंग समाज, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे आसपास जो चीजें हैं, हम जब कोई वाक्य बना रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अगर कोई चीज सामाजिक तौर पर कही जा रही है तो सामाजिक तौर पे कुछ और है और हम कुछ और कह रहे हैं, या अगर भूगोल के आधार पर हम देखें, हमने कोई चीज पढ़ी है, हमने अगर कहा है कि पृथ्वी में कितनी मिट्टियां पाई जाती हैं, कितनी परतें होती हैं, अब हमने पढ़ा कुछ और हम कुछ और बना रहे हैं, तो वो वाक्य क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो विज्ञान हमें बताता है कि हम ऑक्सीजन पर जीवित हैं और हम क्या लिख रहे हैं कि सांस लेने के लिए हमें नाइट्रोजन की जरूरत है, तो ये वाक्य क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि विज्ञान के अकॉर्डिंग ये क्या है? गलत है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर यही समझाया गया है कि जो वाक्य में प्रसंग दिया गया है, जो वाक्य में बात कही गई है, वो समाज, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि के आधार पर वो अलग नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लिखते हैं, वाक्य प्रयोग करेंगे, जैसे हमने कहा कर्ण द्वारका के राजा थे। अब ये वाक्य हमने लिखा, अब बताइए ये वाक्य सही है कि गलत? तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि कर्ण द्वारका के राजा नहीं थे। तो द्वारका के राजा कौन थे? कृष्ण थे। तो हमें यहाँ पर ये बात पता चल गई कि ये इतिहास के आधार पर हमारा वाक्य क्या है? गलत है। इतिहास हमें बताता है कि कर्ण द्वारका के राजा नहीं थे, कृष्ण द्वारका के राजा थे। तो यहाँ पे कृष्ण द्वारका के राजा थे। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये इतिहास का प्रश्न नहीं है? कई बार क्लास में बहुत अजीब अजीब स्टूडेंट मिल जाते हैं। तो पिछले साल की ही बात है, मैं यही उदाहरण लिखवाया था, तो एक छात्र ने बहस कर दी थी, मैम ये इतिहास का प्रश्न कैसे हो सकता है? इतिहास में हमें पढ़ाया ही नहीं जाता। तो मैंने कहा भाई कहाँ पढ़ाया जाता है? भूगोल में पढ़ाया जाता है, विज्ञान में पढ़ाया जाता है, किसमें? नहीं मैम ये तो टीवीओ में बताया गया, इतिहास में कहीं पढ़ाया ही नहीं जाता। मैंने कहा अरे भाई तुम्हारे पास इतिहास में अगर कृष्ण की गाथा तुम्हें नहीं पढ़ाई गई, माना कि तुम्हें नहीं पढ़ाई गई, तो क्या कृष्ण इतिहास नहीं है? ये कैसे हो सकता है? तभी मैं कह रही हूँ कभी कभी कुछ अजूबे स्टूडेंट आ जाते हैं तो मुझे याद रह जाती हैं चीजें कि भाई कहीं आपको भी ऐसे ही लगता हो। चलो पॉइंट समझ में आ गया। आगे आता है हमारा अगला पॉइंट,
पदक्रम संबंधित सावधानी, एक बार हम इसे पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसे दोबारा से देख रहे हैं कि जो हमारा वाक्य होता है, वाक्य में पदों का एक निश्चित क्रम होता है जो कि निम्न प्रकार है। पहले वाक्य में क्या होता है? कर्ता होता है, फिर उसके बाद अधिकरण होता है, फिर अपादान होता है, फिर संप्रदान होता है, फिर करण होता है, फिर कर्म होता है, फिर क्रिया। तो ये हमने समझ लिया था। इसमें जैसे उदाहरण लिख लो एक बार इसमें जैसे हमने कहा कि सुरेश सुबह में पार्क में टहलने जाता है। वाक्य लिख रहे हैं हम, सुरेश, या ऐसे लिखो, ऐसे लिखना, सुरेश पार्क में, अच्छा रुको एक मिनट, कहीं मैंने दोबारा एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि मैंने अधिकरण का दूसरा तो उदाहरण नहीं दिया हुआ है। अच्छा नहीं है, इसमें कालवाचक और स्थानवाचक है, ठीक है चलो। सुरेश पार्क में सुबह में टहलने जाता है। एक वाक्य लिखो जैसे हमने वाक्य लिखा, राजू चाकू से सुबह में सेब काट कर खाता है। वाक्य का क्रम देख लीजिए। यहाँ पे पार्क में और सुबह में हम जानते हैं दोनों ही हमारे क्या है? अधिकरण हैं, लेकिन एक हमारा स्थानवाचक है और एक कालवाचक है। तो मैंने आपको बताया था कि अधिकरण में जब हमारे आ जाएंगे ना स्थानवाचक और कालवाचक, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कालवाचक और फिर उसके बाद लिखेंगे हम स्थानवाचक। तो हमें क्रम में ना इसका ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? उल्टा हो गया है। तो हम इसको सुधारेंगे कैसे? सुबह में ये कालवाचक हो गया, पार्क में, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सही, ये गलत हो जाएगा। तो सुरेश सुबह में पार्क में टहलने जाता है, ये हमारा क्रम हो गया। अब वहीं पे नीचे हमने लिखा है, राजू चाकू से सुबह में सेब काट कर खाता है। हमें वाक्य का सेंस तो समझ में आ रहा है, लेकिन वाक्य का क्रम जो है वो हमारा क्या हो गया? गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ क्या हुआ है कि चाकू से, ये वाक्य का क्या है? करण है, ठीक है, साधन है क्रिया के करने का। हम सेब को काट रहे हैं, किसके द्वारा काट रहे हैं? चाकू के द्वारा काट रहे हैं, तो ये करण हो गया। लेकिन यहाँ पर जो ये शब्द है सुबह में, ये क्या हो गया? अधिकरण हो गया। तो हमें तो इसका क्रम थोड़ा सही तरीके से लिखना है, यानी अधिकरण को पहले लिखना है और करण को फिर बाद में लिखना है। और सेब यहाँ पे क्या हो गया? सेब हमारा कर्म हो गया, ठीक है, और काट कर खाता है, ये हमारी पूर्वकालिक क्रिया है और फिर ये हमारी क्रिया है, तो दोनों लास्ट में ही आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पर हम इसको कैसे सही करेंगे? तो हम इसको सही करेंगे कि राजू सुबह में, ठीक है, राजू सुबह में चाकू से सेब काटकर खाता है, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको सही करेंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो क्रम है, क्रम का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इसे ऐसे लिख दें, सुबह में राजू चाकू से सेब काटकर खाता है, तो भी गलत हो जाएगा। या हम कहें ऐसे, सुबह में राजू सेब खाता है, अगर ऐसे कहें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सुबह में हम पहले नहीं रख सकते, राजू को हमें पहले रखना है, कर्ता को। तो कहने का मतलब है इसी तरह के वाक्य हमारे आगे पीछे आते हैं, तो आपको ये भी पॉइंट एक ध्यान रखना होगा वाक्य शुद्धिकरण के अंदर। और ध्यान रखिए, अगर आपके सामने कोई भी प्रश्न आता है वाक्य शुद्धिकरण का, तो आप 34 तक पहुंचे हैं ना, तो आपके दिमाग में 34 के 34 नियम विद इन सेकेंड घूम जाने चाहिए। इस तरह से आपको याद रखने पड़ेंगे नियमों को, कि जब कोई आप वाक्य देख रहे हैं, शुद्ध है अशुद्ध है क्या है, तो इतनी सारी चीजें। और ये फिर कैसे होगा? तो ये आसान है, बहुत आसान है। ध्यान रखना, ये जो सर्च करने का जो सिस्टम बनाया है ना आपके कंप्यूटर पे, गूगल पे जो आप सर्च करते हैं, तो ये आपकी उसी मेमोरी पावर पे ही दिया है कि आपकी आंखें कुछ चीज़ देखती हैं और तुरंत आपका दिमाग जो है खंगाल के ना आपके सामने ले आता है। तो बस ये है कि आपके पास डेटा होना चाहिए। अगर आपके पास डेटा है तो दिमाग आपको तुरंत बता देगा कि यहाँ पर क्या पॉइंट है, और अगर डेटा नहीं है तो फिर कितना भी दिमाग लगा लो, नहीं होगा। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे आपकी एआई काम कर रही है ना आजकल। एआई के पास क्या किया? हर चीज का डेटा रख दिया है और फिर उससे प्रश्न करते हैं, तो वो उसी से आपको प्रश्न देता है। अब आप इसे कैसे सर्च कर सकते हैं कि एआई क्या बताती है? आप एआई का डेटा चेंज कर दो,
उसे गलत गलत बातें बता दो और फिर उससे प्रश्न करो, तो वो आपको गलत गलत बातें ही बताएगा। वो ये नहीं कहेगा कि जो तुमने पहले बताया था ये सारी चीजें तो मानव के पास ही है। अभी भले ही एआई बना दिया है मानव ने, लेकिन इतना साइंस उसके अंदर नहीं आया है, ये एआई को नहीं दे पाया है कि एआई उसको करेक्ट कर सके। वो सिर्फ और सिर्फ अपने डेटा के हिसाब से ही लेकर आएगा। और बस आपके पास ये है कि इतना फर्क है कंप्यूटर में और आपके दिमाग में कि कंप्यूटर को आप जब चाहे जो चाहे वो चीज़ डिलीट करके नया फीड कर सकते हैं, पर आपके दिमाग में फीड करना मुश्किल हो जाता है, डिलीट करना भी मुश्किल ही है। कि डिलीट करना है, मान लो कोई चीज़ अगर आपके जहन में बैठ गई तो कितना भी डिलीट करो हो ही नहीं रहा। आप भी चाह रहे हो कि भूल जाऊँ, मैं भूल जाऊँ, तो जितना आप कहोगे कि भूल जाऊँ उतना ज़्यादा याद आएगा। ठीक है, तो ये सारा डेटा है। अब क्या करना है आप लोगों को, इस डेटा का सेव करना है। ठीक है, इसको पढ़ते हुए, ताकि आपका दिमाग का जो एआई है वो टाइम पर उसे बाहर निकाल सके। अगला पॉइंट आता है विराम चिन्ह संबंधित सावधानी। वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना चाहिए। तो हमारे जो वाक्य हैं विराम चिन्ह के दृष्टिकोण से भी गलत होते हैं। हालांकि वर्तमान समय में मैंने देखा है कि लगभग 50 से 60% आपके वाक्यों में विराम चिन्ह संबंधित गलतियां होती ही हैं और उन गलतियों को एग्जामिनर नजरअंदाज करता है। अब ऐसी स्थिति में हमारे छात्रों के सामने समस्या आ जाती है कि हम विराम चिन्ह वाली गलतियों को भी माने या ना माने। तो अब इसके ऐसे प्रश्नों के लिए आपके पास समाधान ये है कि अगर 4 विकल्प आपका दिया है और 4 विकल्प में से आपको 2 आंसर लग रहे हैं कि 2 अशुद्ध, मान लो ये पूछा कि इन 4 में से कौन सा अशुद्ध है, और आपको लग रहा है कि 2 वाक्य हमारे अशुद्ध हैं, एक में किसी भी पद से संबंधित, इससे पहले हमने जितने भी पॉइंट पढ़े हैं उनसे संबंधित कोई गलती दिख रही है और एक में दिख रही है विराम चिन्ह संबंधित कोई गलती, तो आप पहले पद संबंधित वाले को ही फोकस करेंगे। और जब आपको चारों लगे कि चारों में कोई गलती नहीं है, बस इन चारों में से कोई एक है वाक्य जिसमें किससे संबंधित गलती है, विराम चिन्ह से संबंधित गलती है, तब आप उसको विराम चिन्ह वाले पॉइंट को देखते हुए उसको तब अशुद्ध करेंगे। ठीक है, चलो देखो, कहीं पे ऐसा हो सकता है कि आपको स्पष्ट रूप से विराम चिन्ह दिखाई दे कि ये नहीं होना चाहिए था, इसकी जगह ये होना चाहिए था। जैसे उदाहरण के तौर पर हम वाक्य लिख रहे हैं, जैसे हमने कहा दीपक सफलता पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। ठीक है, दूसरा वाक्य, वह बाजार गया है ताकि बच्चों के लिए खिलौने ला सके। अब ये वाक्य हमारा दिया है, इन वाक्यों में सीधा सीधा सा विराम चिन्ह की गलती हमारे सामने दिखी हुई है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 विलोम शब्द हैं हमारे पास और विलोम शब्द के बीच में लगना चाहिए हमारा योजक चिन्ह, लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है, अल्पविराम लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे कैसे लिखना है, तो हमें लिखना है दिन रात, योजक चिन्ह के साथ हमें लिखना है। तो ये हमारा इसमें गलती हो गई विराम चिन्ह संबंधित। वह बाजार गया है ताकि, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ हमारा अल्पविराम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या लगा दिया है, योजक चिन्ह। तो हम इसको कैसे सही करेंगे, है के बाद अल्पविराम लगाएंगे और ये हमारा इस तरह से सही होगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। तो ये विराम चिन्ह से संबंधित हमारे यहाँ पर पॉइंट थे। अब चलो देखो, हमने इतना सारा पढ़ा पद के भेद से लेके, जिस दिन हमने पद का भेद शुरू किया था यानी संज्ञा से हमने शुरू किया था, तो संज्ञा से लेकर और आज तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है सारे पॉइंट को अपने दिमाग में याद रखिए और उन सारी चीज़ों को दिमाग में याद रखते हुए अब आप लोगों को वाक्य यहाँ पे शुद्ध करने हैं। तो कुछ प्रश्न उत्तर दिए हैं, हम उन प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। ठीक है, आपके पास दिए हुए हैं। अब मैं आपको पहले पॉइंट में कुछ सावधानी बताती हूँ, सारी सावधानियों को अपने दिमाग में याद रखते हुए आपको यहाँ पे प्रश्नों का उत्तर देना है। एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ जो प्रश्न दिए हुए हैं आपके, मैंने थोड़ा एक ही टाइप के प्रश्न यहाँ पे लिए हैं
क्या आपकी परीक्षा में ना डिफरेंट तरह के प्रश्न आएंगे। आपसे कैसे कह सकता है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए, और एक ही वाक्य को 4 प्रकार से रख सकता है, ठीक है, उसमें से आपको पहचानना होगा। तो जब एक ही वाक्य 4 प्रकार से रखा होता है तो उसमें पहचानना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो एक टाइप का आपका जो प्रश्न होगा वो ये आएगा। दूसरे टाइप का प्रश्न आपका इस तरह का होगा कि 4 वाक्य 4 अलग अलग तरह के होंगे। इनमें से या तो आपको कोई सही वाक्य बताना होगा या इनमें से आपको कोई गलत वाक्य बताना होगा। अगर मान लो कि 4 में से हमको सही बताना है तो 3 हमारे गलत होंगे, तो आप या तो ऐसा करिए कि सही को पहचान लीजिए या जो 3 गलत हैं उनको पहचान लीजिए, ठीक है। या फिर इनमें से अगर हमको गलत वाला बताना होगा तो 3 सही होंगे, एक गलत होगा, तो या तो 3 सही पहचान लीजिए या एक गलत पहचान लीजिए, ठीक है, ये तरीका है, ठीक है। 3 टाइप के प्रश्न आपके हो गए। चौथे टाइप का आपका प्रश्न किस तरह का होगा, जैसे मैंने बताया, मान लो ये वाक्य लिखा होगा, आपका दिया होगा वाक्य, और आपसे कहेगा ऑब्लिक करके ऐसे आ जाएगा, इसके 4 टुकड़े कर दिए जाएंगे, यहाँ पर रहेगा वाक्य में कोई अशुद्धि नहीं है। तो ABCD करके यही आपका पॉइंट में रखा होगा, कहेगा कि वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है ये आपको बताना है, ठीक है। एक टाइप का प्रश्न ये रहेगा। दूसरे टाइप का प्रश्न और क्या हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए कि वाक्य दिया हुआ है कि इस पुस्तक की यही विशेषता है, ऐसा वाक्य दिया हुआ हो और आपसे कहे कि इसमें किससे संबंधित अशुद्धि है, संज्ञा से संबंधित है, क्रिया से है, विशेषण से है, लिंग से है, वचन से है, कारक से है, ऐसे करके पूछेगा। तो आपको कैसे करना होगा, वाक्य में पहले तो अशुद्धि पहचाननी होगी, फिर ये पहचानना होगा कि ये कौन से पॉइंट में हुई है, किस अध्याय में हुई है, ठीक है। इस तरह का टाइप का प्रश्न होगा। और दूसरा प्रश्न, और किस तरह का प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है, आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न बन सकता है कि चारों के चारों वाक्य जो हैं अशुद्ध दे रखे हैं, ठीक है, और आपसे कहेगा कि दिए गए वाक्यों में से वह वाक्य छांटिए जिसमें विशेषण संबंधित अशुद्धि है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि प्रश्न ना कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का, आपको जो फोकस करना है वो फोकस करना है ऊपर जो दिया है हमसे, इस पर हमें ये देखना है कि हमसे क्या जानना चाह रहा है। अगर उसने ऐसा कह दिया कि निम्न में से विशेषण संबंधित अशुद्धि बताइए हमें, तो 4 में से चारों के चारों गलत मिल सकते हैं। लेकिन कई बार छात्र क्या करते हैं कि जैसे कहा है कि विशेषण संबंधित अशुद्ध वाक्य बताइए, तो वो फोकस करते हैं कि अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है, पहले को पढ़ते पहला ही अशुद्ध दिखेगा क्योंकि अशुद्ध तो चारों के चारों ही है, तो वो सोचता है ये लगा दो, आगे पूरे नहीं पढ़ते। तो ये जो वाक्य शुद्धिकरण वाले आपके प्रश्न होते हैं या आपके इस तरह के होते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम आपने सारे प्रश्न हमको यहाँ पे क्यों नहीं दिए, आप जो मौखिक बता रही हैं इसको आप लिखित में भी तो हमें दिखा सकती थी। तो ध्यान रखिएगा, लिखित में देखने के लिए आपको ये अभ्यास पुस्तक होगी आपके पास, ये देख लीजिए, या फिर आप ऑनलाइन में, आप सभी के पास भी है अपना बैच, तो अभ्यास प्रश्न जो दिए हुए हैं वहां पे देख लीजिए। यहाँ जो मैंने प्रश्न लिए हैं, मैंने ये प्रश्न वो लिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा मैं आपको वाक्य में अशुद्धि की पहचान करवा सकूं। तो यहाँ कुल मैंने 50 प्रश्न लिए हैं और 50 प्रश्न एक सी प्रवृत्ति के लिए हैं जिसमें आपके 4 वाक्य दिए गए हैं और 4 वाक्यों में से कम 3 वाक्य आपके अशुद्ध हैं। तो आप वाक्यों की पहचान कैसे करेंगे, तो इसकी डिटेल चर्चा करने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह के प्रश्न लिए हैं, ठीक है। तो घर जाके आप लोगों को वो प्रश्न भी करने हैं जो आपके इसमें दिए हुए हैं। यहाँ पे जो मैंने प्रश्नों का कलेक्शन लिया है वो अधिकतर कठिन वाले प्रश्न हैं, ठीक है। तो यानी हम अगर कठिन वालों को करने में अगर सक्षम हैं तो फिर हम सरल वाक्यों को तो जो प्रश्न है आराम से कर लेंगे। तो अब यहाँ पर जो ये प्रश्न दिए गए हैं, ये ऐसे प्रश्न नहीं करने जैसे अभी तक हम करते आए हैं हर टॉपिक के, कि मैं पढ़ती हूँ आप आंसर देते हैं। अब मैं आपको सामने दिखा रही हूँ, अब यहाँ पे आपको सीखना है, मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि ये प्रश्न सही है कि गलत है, ठीक है। आप लोगों को दिमाग लगाना है कि वाक्य में हम कैसे हल करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपने दिमाग लगा लिया, अच्छी तरह से इन प्रश्नों को आप हल करने में सक्षम रहे, तो यकीन मानिए कि वाक्य शुद्धिकरण से आपका एक वाक्य गलत नहीं होगा कभी भी। अगर आपने इन 50 क्वेश्चन को रख लिया, 50 क्वेश्चन का मतलब 200 क्वेश्चन करने वाले हैं आप, ठीक है, इंटू 4 कर दो, क्योंकि इसमें यहाँ पे है, कोशिश मैंने की है, रिपीट क्वेश्चंस को मैंने हटा दिया है, लेकिन फिर भी रिपीट क्वेश्चन आते हैं। तो जो रिपीट क्वेश्चन आए आप समझ लेना कि वो इतना ज्यादा रिपीट है कि मेरे हटाने के बावजूद भी बच गया, तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा रिपीट होता है। चलो, तो वाक्य में पहला पॉइंट हम देखेंगे, पॉइंट नंबर 1। प्रश्न है, कह रहा है निम्न में से अशुद्ध वाक्य चुनिए। तो हमें यहीं पे पता करना है कि ये कहना क्या चाहता है। ये कह रहा है अशुद्ध वाक्य चुनिए, यानी हमको एक गलत वाक्य चुनना होगा। तो इसमें 3 वाक्य हमारे सही है, ठीक है, एक गलत है। तो चलो अब बताओ इसका उत्तर क्या होगा। पहला वाक्य कह रहा है इस पुस्तक की यही विशेषता है, वाक्य सही है कि गलत? सही है। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, वाक्य सही है कि गलत? सही है। आपकी रचना श्रेष्ठतम है, वाक्य सही है कि गलत है? सही है। लड्डू और लस्सी पीकर हमने यात्रा की, वाक्य सही है कि गलत? अब 3 सही हो गए तो ये गलत होगा। अब यहाँ पर ये इससे काम नहीं चलेगा कि वाक्य गलत है कह देने से। क्या गलती है ये बताना है और कैसे शुद्ध होगा ये बताना है। बताओ सर्वनाम में क्या? अच्छा, यात्रा करी, मतलब लड्डू और लस्सी पीकर हमने यात्रा करी। अच्छा, हमने यहाँ आ गया, लड्डू और लस्सी पीकर यात्रा की,
अरे एक तो इसमें सीधा सीधा आ रहा है, लड्डू पिया जाता है क्या? विधेय संबंधित भी गलती है इसमें। लड्डू खाया जाएगा और लस्सी पी जाएगी। और एक बात याद रखिए, जब कभी पूर्वकालिक क्रिया आ जाती है तो उसमें कर्ता बाद में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले तो आपको ये फोकस करना है। हम यहाँ पे लेके आते हैं, हमने लड्डू खाकर और लस्सी पीकर यात्रा की, करी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये अशुद्धि है। अब आपका काम क्या है, अगर आप चाहो तो इसका शुद्धिकरण लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। नहीं तो जो आपकी दिया हुआ है ना, यहीं पे ऐसे ही नोट कर लीजिए कि इसमें अशुद्धि क्या हुई है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो लड्डू खाकर। अब इतना आपने कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि यानी हमें लड्डू के साथ खाकर और लस्सी पीकर, या फिर दूसरे तरीके से हम कहें लड्डू और लस्सी खा पीकर, ठीक है। तो यहाँ हमें खा पीकर ये दो क्रियाएं लगानी पड़ेंगी। अरे लड्डू खाकर और लस्सी पीकर, या तो ऐसे करो, या फिर लड्डू और लस्सी खा पीकर, खा पीकर हमने यात्रा की, ठीक है। समझ गए? चलो आप दूसरे पॉइंट को देखेंगे, प्रश्न संख्या 2। हाँ मतलब हम बोलचाल में गलती करते हैं ना, जैसे बिल्कुल। आप बताओ, दूध को खाते हो क्या? पिया जाता है। देखो मैंने वही कहा ना कि हम अपनी बोलचाल में इतनी अशुद्धियां करते हैं कि जब हम उनको व्याकरण में देखने लगते हैं ना तो हमको अपनी बोलचाल वाली ही सही लगती है, हमें यहाँ पे गलतियां लगती है। पर क्योंकि व्याकरण तो व्याकरण है, वो तो नियम पे एकदम से रूढ़ हो जाता है, तो वहां पे हमें ना व्याकरण के अकॉर्डिंग चलना है। अब ऐसे ही मुझे पता है कि मैंने आपको बता दिया कि बेफालतू का मतलब हो गया बेकार नहीं, लेकिन आप फिर भी बेफालतू ही बोलेंगे क्योंकि मजा आएगा ही नहीं। जब तक नहीं कहेंगे अरे तुम बेफालतू बात कर रहे हो, तो जब तक हम ये नहीं बोलेंगे तब तक मजा आएगा ही नहीं। लेकिन जबकि हमको पता है कि शब्द का अर्थ क्या हो गया, यानी फालतू नहीं, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं। तो ऐसे ही दूध दही खाकर, दूध दही कैसे खाया जा सकता है ना? वही हम अपने, हाँ ऐसे ही बोलेंगे। तो हाँ, तो वो हमारी बोलचाल में बहुत सारी चीजें आएंगी, तभी तो आपको समझा रही हूँ ना, बोलचाल के चक्कर में ही तो मरते हैं हम। चलो देखो दूसरा पॉइंट बताओ, कह रहा है निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए, ठीक है। सही वाक्य बताना है, इसका मतलब 3 गलत है। वाक्य कह रहा है वह नगर द्रष्टव्य है, ठीक है। दूसरा कह रहा है उसने अपनी कमाई का अधिकांश व्यर्थ गवा दिया। तीसरा कह रहा है व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। और चौथा कह रहा है मित्र कहाँ थे, इतने वर्षों के बीच दिखाई नहीं दिए, ठीक है। अब हमें सही बताना है, ठीक है। क्या कह रहे हैं आप लोग? पहला सही है, तो पहला सही है, ठीक है। तो ये इनमें क्या गलती है बताओ? हाँ हाँ, अच्छा, अच्छा और सदुपयोग दोनों साथ में नहीं आएंगे, या तो सदुपयोग या तो अच्छा उपयोग, ठीक है। तो दोनों एक भाव के लिए 2 शब्दों का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। चलो के बीच क्या? इतने वर्षों के बाद दिखाई नहीं दिए। मित्र कहाँ थे इतने वर्षों के बाद दिखाई नहीं दिए? के बीच गलत होगा, वर्षों समय का बोध करा रहा है तो में कारक चिन्ह का प्रयोग करके देखो ना पहले, ठीक है। तो क्या हो गया, मित्र कहाँ थे इतने वर्षों में दिखाई नहीं दिए, ठीक है। दिखाई देने योग्य या देखने योग्य। अब वाक्य जैसे कह रहा है वह नगर द्रष्टव्य है, तो वह नगर देखने योग्य है, सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, यही है इसका उत्तर ए। बी में क्या गलती? व्यर्थ क्या? व्यर्थ और गवा में से किसी एक का प्रयोग होगा, दोनों का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। कि उसने अपनी कमाई का अधिकांश व्यर्थ कर दिया या उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया, ठीक है। इस तरह का प्रयोग करेंगे। पॉइंट समझ में आ गया? चलो बहुत सुंदर। अगला देखो प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? फिर से सही कह रहा है, यानी 3 गलत होंगे। अब बताइए, पहला वाक्य कह रहा है मुंबई हमले का अपराधी मृत्युदंड के योग्य है। छात्रों ने मुख्य अतिथि को मान पत्र प्रदान किया। तीसरा, अनेक लोगों ने मुझे पकड़ लिया। चौथा, तितली के पास सुंदर पंख होते हैं। बताइए। हाँ जी, अनेक लोगों ने मुझे पकड़ लिया, इसमें क्या गलती है? सही नहीं है, क्या गलती है?
अरे अनेकों तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे अनेक आया है। अब अनेक बहुवचन है, ठीक है, तो लोग बहुवचन होना चाहिए, राइट। लेकिन लोग के साथ कारक चिन्ह है, अब कारक चिन्ह है तो ये सविभक्ति रूप में बहुवचन होगा, तो इसीलिए लोग का लोगों होगा, और वाक्य सही है। आप अपनी आम बोलचाल में अनेकों लोगों ने मुझे पकड़ लिया ये बोलते हैं, ठीक है, आपको परीक्षा में ये ऐसे ही मिलेगा। मैंने इसको शुद्ध कर दिया है बस आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि आप अपनी आम बोलचाल के चलते इसको गलत बोलेंगे और क्या कहेंगे कि अनेकों लोगों ने मुझे पकड़ लिया। लेकिन मैंने आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि अनेकों कभी होगा नहीं, तो इसलिए आप डाउट में आ गए कि अनेकों तो होगा नहीं। अगर आपको ये बात नहीं पता होती तो अनेकों ही लगाते आप, ठीक है। तो ये वाक्य हमारा क्या है, सही है। हमें देखने में भले ही अटपटा लग रहा हो, लेकिन ये वाक्य हमारा क्या है, सही है। ये गलत कब होता, जब यहाँ अनेकों लिखा होता तो ये गलत हो जाता, ठीक है। तो अभी ये सही है। अब 3 हमारे, तो हमें अशुद्ध तो पता चल गए, पर ऐसे ही आगे नहीं बढ़ेंगे, अशुद्धि जब तक पता नहीं करेंगे फिर दोबारा मिल गए तो रास्ते में। मुंबई हमले का अपराधी मृत्यु दंड के योग्य है, इसमें क्या गलती हो सकती है, ढूंढो। योग्य क्या, देखो जब मृत्यु दंड की बात हो रही है तो ये सकारात्मक चीज है कि नकारात्मक, नकारात्मक बात है, ठीक है। और योग्य शब्द जो है वो सकारात्मक के लिए प्रयोग किया जाता है, तो मृत्यु दंड के साथ योग्य शब्द का प्रयोग नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, का पात्र, ठीक है। और पात्र शब्द जो होता है ये उदासीन होता है, ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों के साथ आ जाएगा। योग्य शब्द का प्रयोग हम पुरस्कार के लिए कर देते हैं कि वह पुरस्कार के योग्य है, वहां हम कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आ रहा है कि मुंबई हमले का अपराधी मृत्यु दंड का पात्र है, ठीक है, इस तरह से प्रयोग करेंगे तो योग्य नहीं आएगा। बी में देखो, छात्रों ने मुख्य अतिथि को मान पत्र प्रदान किया, मान पत्र प्रदान किए, एक ही दिया हो तो क्या आएगा, अतिथि को भेंट किया जाता है, प्रदान नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्या आएगा, भेंट। इसके लिए याद रख लो, आपके पास लाइन बची हो जो खाली पेपर है उसमें या इस पुस्तक के अंत में, ये पॉइंट नया लिख लो। यहां ध्यान रखना, यहाँ पे आपको और भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। लिख लो, हमसे उम्र में कोई बड़ा, ठीक है, या कोई अतिथि, अब अतिथि छोटा भी हो सकता है बड़ा भी, ठीक है, तो उम्र में बड़ा व्यक्ति या अतिथि को भेंट दिया जाएगा, ठीक है, भेंट किया जाता है, उन्हें प्रदान नहीं किया जाता, भेंट किया जाएगा। जैसे मान लो अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि मैंने पिताजी को शॉल प्रदान किया, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पिताजी हैं, बड़े हैं हमसे उम्र में, तो मैंने पिताजी को शॉल भेंट किया, ठीक है, ये आ जाएगा। पिताजी ने मुझे घड़ी भेंट की, अब मुझे भेंट की है तो वो भेंट नहीं आएगी, पिताजी तो मुझे प्रदान ही कर सकते हैं। और अगर भेंट आ भी जाए तो ये हो जाएगा कि उपहार दिया है तो उपहार भेंट किया जाता है, तो वहां आ जाता है, ठीक है, तो वहां प्रदान और भेंट दोनों चल जाएगा। लेकिन अपने से बड़े के लिए हम कभी भी प्रदान शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। डी बताओ, ये बात ध्यान रखना, जो ये बात हो रही है पंख की बात हो रही है, और पंख तितली के शरीर का अंग है, ठीक है। तो जो चीज आपके शरीर से अलग नहीं हो सकती उसके लिए हम पास और दूर शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। तो तितली के सुंदर पंख होते हैं, ना कि तितली के पास सुंदर पंख होते हैं। तो अगर मान लो ऐसे कहें हम कि मीरा के पास सुंदर ड्रेस है, तो वहां पे है, क्योंकि ड्रेस जो है वो पास और दूर दोनों हो सकती है, लेकिन शरीर के अंग के लिए हम पास शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। आता है प्रश्न संख्या 4, निम्न में से अशुद्ध वाक्य चुनिए। इसमें से हमें बताना है अशुद्ध वाक्य, यानी 3 वाक्य हमारे सही होंगे। राकेश नई पोशाक पहनकर आया है, जब भी तुम यहाँ आओ मुझसे मिलो, गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, मुझे इसका अधिकांश मिला है। सी अशुद्ध वाक्य है, क्या गलती है, गत रविवार की बात हो रही है, यानी बीते रविवार की बात हो रही है, और आगे कह रहा है जाएगा, फिर ये भविष्य की बात हो गई, तो ये गलत हो जाएगा। गत रविवार को वह मुंबई गया, ठीक है, बाकी हमारे सही है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, अशुद्ध पूछा गया है। चलो देखो, अब हमारा अगला आता है प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है, सही वाक्य बताना है, यानी फिर से 3 वाक्य गलत होंगे। वह पतिव्रता स्त्री है, वह मन से डरा करता है, उसे इस भूमि का अधिकांश मिला, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली है। इनमें से हमें बताना है सही कौन सा है, 3 गलत है इसमें, बताओ।
सी, उसे इस भूमि का अधिकांश मिला, ये सही है, यही लग रहा है। ए, 3 गलतियां, सी सही लग रहा है। तो ए बी और डी में क्या गलती है, तो पहले गलती निकाल दो, तब देखते हैं कौन सा सही है। पहले में क्या गलती है, देखो जब पतिव्रता शब्द आ गया तो स्त्री शब्द की जरूरत नहीं है, तो एक भाव के लिए 2 शब्दों का प्रयोग गलत है। क्यों, पहले ये भी तो जानना है हमारे पास, क्योंकि पतिव्रता का मतलब होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ना, पतिव्रता उस स्त्री को कहते हैं जो अपने पति के प्रति वफादार होती है। तो वह स्त्री जो पति के प्रति वफादार है क्या कहलाती है, पतिव्रता कहलाती है। तो उसमें स्त्री शब्द होना पहले से ही निहित है, तो ये क्या होगा, वह पतिव्रता है। ठीक है, ये आ जाएगा। अब मान लो कभी अब कोई ऐसे कहे कि मैम स्त्री होती है पतिव्रता, पुरुष भी तो हो सकता है, तो पुरुष पतिव्रता थोड़ी ना होगा, पत्नीव्रता होगा ना, तो क्या पुरुष भी पतिव्रता हो जाएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ी चल रहा है। ठीक है, चलो देखो, तो इसका मतलब यहाँ पे स्त्री नहीं आएगा, कुछ देर ज्यादा ही देर बाद समझ में आई। हाँ देखो, पॉइंट नंबर बी, वह मन से डरा करता है। क्या इसमें गलती है, गलती क्या है इसमें, मन से नहीं डरेगा, तो फिर कैसे डरेगा, वाक्य शुद्ध करो। वह डरा करता है, देखो से नहीं होगा, में होगा। ठीक है, कारक चिन्ह की गलती है ना। अब मान लो ऐसा ही वाक्य आ जाए कि इसमें किससे संबंधित है, अशुद्धि है, तो कारक चिन्ह से संबंधित है। वह मन में डरा करता है, मन में अंदर डर रहा है लेकिन बाहर प्रकट नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे देखिए ना परेश रावल की मूवी है कौन सी, क्या पकड़ के रखो, अरे छोड़ तू मुझे, जब छोड़ दे अबे पकड़ के रख, यानी ऊपर से मन में तो डर रहा है लेकिन ऊपर दिखा नहीं रहा। ठीक है, आ गया था, उसे इस भूमि का अधिकांश मिला, ये हमारा सही लग रहा है, तो डी को पहचान लेते हैं। उसे मृत्युदंड की सजा मिली है। देखो दंड और सजा दोनों में से किसी एक का प्रयोग होगा, फिर से एक भाव के लिए 2 शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। 2 तरीके से लिख सकते हैं, उसे मृत्यु दंड मिला है या उसे मृत्यु की सजा मिली है। ठीक है, तो किसी एक का प्रयोग करेंगे, 2 शब्दों का प्रयोग एक साथ नहीं होगा, तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, यही शुद्ध है। आगे देखेंगे पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 कह रहा है निम्न में से अशुद्ध वाक्य चुनिए। अब इसमें से गलत वाक्य चुनना है, तो बताइए। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मुझे नहीं मालूम था कि यह आपकी पैतृका संपत्ति है, उसने मोतियों का एक हार खरीदा, हमें अपना काम करना चाहिए। हाँ, क्या क्या बता रहे हो, उसने एक हार मोतियों का खरीद, अरे देखो एक पॉइंट ना लॉक कर लो गलती के लिए, किसी भी वाक्य में जहां पे भी ना आपका पैतृक शब्द की बात आए ना, तो आपको ना इसकी वर्तनी पर फोकस करना है। ठीक है, जब भी आएगा ना इसकी वर्तनी अशुद्धि करके आएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है यहां पर, समझ गए। तो इसमें जो अशुद्धि है वो ये है, मुझे नहीं मालूम था कि यह आपकी पैतृक संपत्ति है। ठीक है, और इस शब्द को लॉक कर लो। वाक्य में जैसे ही पैतृक शब्द दिखाई दे, आगे पीछे कुछ मत सोचो, ये देखो वर्तनी शुद्ध है कि नहीं, और शुद्ध वर्तनी पर फोकस करना है। ठीक है, कई सारे शब्द हैं आपके, पैतृक, पूजनीय, ठीक है, अधीन, और उसके बाद प्रतिज्ञा, प्रतीक्षा, और आगे आएंगे प्रतीक्षा करो, ये कई सारे शब्द हैं जो आपको वाक्य में वर्तनी ही अशुद्धि में मिलते हैं। ठीक है, चलो, तो इसमें हमारा उत्तर अशुद्ध जो है वो कौन सा हो गया, बी हो गया, बाकी हमारे सही है, ये कुछ गलती करने की जरूरत नहीं है इसको आगे पीछे। ठीक है, हाँ ये पता है कब गलत होता है, जब ऐसे होता है उसने एक मोतियों का हार खरीदा, ऐसे आती है वो गलती। तो जो अब ये एक जो है ये किसका विशेषण है, हार का विशेषण है, तो हार एक हो सकता है, लेकिन अगर मोती से पहले यहाँ लगता तो एक मोती नहीं होता है ना, कई सारे मोती होते हैं, तब ये गलत हो जाता। चलो, आता है ऐसा, गलती नहीं, मैंने करेक्ट कर दिया है यहाँ। आगे देखो प्रश्न संख्या 7, निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनना है, यानी सही वाक्य बताना है, 3 गलत होंगे। बताइए, निराशा छाई हुई है, श्री गोविंद सिंह मेरा पिता है, दोनों चोटियों में से कौन सी उच्चतम है, और मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। इनमें से जो सही वाक्य है वो बताना है, जल्दी से बताओ। ए सही है, निराशा छाई हुई है, तो 3 में गलती बताओ। इसमें तो मेरा नहीं होगा, मेरे हो जाएगा, पिता हैं। ठीक है, श्री गोविंद सिंह मेरे पिता हैं। हाँ, उच्चतम नहीं होगा, तर हो जाएगा।
ठीक है, और प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। बह रहे हैं अच्छा, आंखों में से, ओके अरे आंखों से अलग हो रहे हैं, हो तो रहे हैं, सही तो है, आंखों से निकल के अलग हो जा रहे, हिमालय से गंगा बह रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, ठीक है, अपादान है, ये सही है, यही उत्तर है आपका, ठीक है। गलती क्या है, छाया और हुई, एक क्रिया है, मतलब एक भाव के लिए दो क्रियाएं, छाई है, हुई का नहीं, ठीक है, निराशा छाई है, तो निराशा शब्द के साथ छाया होना, या बादल छाए हैं, ठीक है, अगर हम ऐसे कहें बादल छाए हुए हैं तो ये गलत हो जाएगा, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, निराशा छाई है। पॉइंट नंबर 8, निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए। अनेक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने हड़ताल की है, इस समय मेरी आयु 30 वर्ष है, मेरे ऊपर पूजनीय पिताजी का आशीर्वाद है, मैंने तुमको अनेक बार कहा। इसमें से बताना शुद्ध वाक्य, 3 अशुद्ध हैं। बी, तो जो गलतियां वो बता दो जल्दी से। डी, मैंने तुमको अनेक बार कहा है, बी सही लग रहा है, तो गलतियां बताओ ना, चलो 2 उत्तर आ रहे हैं, बी और डी उत्तर आ रहे हैं, चलो। पूजनीय गलत हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पूजनीय, इसको लॉक कर लो, ठीक है, कभी भी पूजनीय नहीं होगा, या तो पूजनीय होगा या तो केवल पूज्य होगा, ठीक है, 2 शब्द होंगे, ये नहीं होगा, ये अशुद्धि है, तो ये कई बार आता है, बहुत बार दोहराया जाता है, तो जैसे पैतृक शब्द को लॉक किया है ऐसे इसको लॉक कर लो, ठीक है। ऊपर ए में बताओ, ए में क्या गलती है, अनेकों हो जाएगा, अनेकों क्यों हो जाएगा, अनेक तो अनेक ही रहेगा, अनेक बहुवचन है। देखो एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पर विशेषण आया है आपका बहुवचन, ठीक है, और ये ऐसा बहुवचन है कि इसको आप एक वचन में परिवर्तित नहीं कर सकते, तो जब आप इसे एक वचन में परिवर्तित नहीं कर सकते तो ये तो फिक्स है, ठीक है। अब ये फिक्स हो गया, यानी ये बहुवचन है, अब ये बहुवचन है तो इसके बाद जो विशेष्य है वो भी क्या होगा, बहुवचन होगा। तो विश्वविद्यालय हमारा पुल्लिंग है, अब पुल्लिंग है, एकारांत है, तो विश्वविद्यालय का बहुवचन विश्वविद्यालय ही होता है, लेकिन ये निर्विभक्ति रूप नहीं है, सविभक्ति रूप है, और जब सविभक्ति रूप आ गया तो इसका बहुवचन कैसे बनेगा, ओ या यो से बनेगा। अब यहाँ पे बहुवचन है तो ये क्या हो जाएगा, विश्वविद्यालयों। बहुत बारीकी सी गलती है इसमें, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, जब ना मिले गलतियां तो आपको अपने नियमों पर ध्यान देना है। तो अनेक विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों ने हड़ताल की है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिया है, इस समय मेरी आयु, आयु शब्द के साथ एक पॉइंट रख लीजिए, आयु जो है ना कुल उम्र का उम्र के लिए प्रयोग की जाती है, आयु कभी बढ़ती नहीं। अब मान लो ऐसे प्रयोग करें, इस समय मेरी आयु 30 वर्ष है, तो मतलब अगले क्षण मरने वाले हैं, फिर आगे बढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ मरने की कगार पे हैं, तो आयु नहीं, या तो उम्र शब्द का प्रयोग करेंगे या तो अवस्था शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है, दोनों में से कोई एक प्रयोग होगा। इस समय मेरी अवस्था 30 वर्ष है या इस समय मेरी उम्र 30 वर्ष है, इस तरह से, तो आयु शब्द का प्रयोग कहीं नहीं होगा। हाँ, मान लो अगर ऐसे कहें कि मेरे दादाजी 75 वर्ष की, मेरे दादाजी की 75 वर्ष आयु थी, हमने ऐसे अगर ये कहा है तो उनकी 75 वर्ष रहने वाली है हर साल, क्योंकि अब दादाजी है नहीं यहाँ, ठीक है, तो तब हम प्रयोग करते हैं। या फिर ऐसे कहते हैं कि वर्तमान समय में मनुष्य की आयु 60 वर्ष की हो गई है, तो क्या ये औसतन बताया गया है कि औसतन हो गई है, तब आप आयु शब्द का प्रयोग करेंगे। अन्यथा अगर कोई ऐसे उम्र के बारे में बताता है तो अवस्था या उम्र का प्रयोग होगा। तो इस तरह से आपका उत्तर ये नहीं होगा, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो चलो आज के लिए इतना ही करवाती हूँ। अब इसके आगे जो आपके प्रश्न हैं, आपकी इच्छा हो तो घर पे ट्राई करके देखिएगा, पर मुझे बिल्कुल विश्वास है, आप लोगों का पूर्णतः भरोसा है कि हाँ, कि आप घर जाके कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। हाँ, तो अब इसके आगे हम फिर कल करेंगे।